अब आप लोगों की जो तालियों की गड़गड़ाहट है और जो आवाज है वो बताने के लिए काफी है कि रवि किशन जी का परिचय कराने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में रवि किशन जी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो लगभग 750 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति पहले पर्दे पे लीड रोल या सह रोल या निगेटिव रोल किसी भी रूप में, लेकिन अपनी छाप दिमाग पे छोड़ी हो, आपको याद रह गया हो वो चेहरा, वो कैरेक्टर। दूसरी बात, पहले ऐसे कलाकार जो भोजपुरी फिल्मों से हीरो के रूप में निकल के आए, बॉलीवुड तक पहुंचे, दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री पे अपना नाम दर्ज कराया, राज किया और लापता लेडीज को ये ऑस्कर तक लेके गए, ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। राजनीति में भी आए तो बेहद सफल रहे, लेकिन ये पूरे भगवान शंकर के भक्त हैं, मस्त मलंग हैं और वैसे ही रहते हैं, कोई नजाकत नफासत नहीं दिखाते, ओरिजिनल आदमी हैं और यही ओरिजिनलिटी इनके काम में दिखती है। दूसरी तरफ हमारे आलोक कुमार सर बैठे हुए हैं, जो कहा जाता है कि देश सेवा के लिए अपना तन मन धन समर्पित करके काम करना। आप विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज आप ये जितना आंदोलन देखते हैं, भारत की संस्कृति को सजो के रखने का, राम मंदिर के निर्माण की जो सतत लड़ाई है, या कह सकते हैं कि हिंदू अस्मिता के सवाल पर उसके धरोहरों को सजो के रखने की लड़ाई है, उस लड़ाई को स्वयं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता रहते हुए अपने, कह सकते हैं कि तन मन धन, जो मैंने कहा, वो तीनों तरीके से आपने हमारे लिए, हमारे देश के लिए काम किया है और लगातार काम कर रहे हैं। तो ये दो वरिष्ठ और बहुत ही जाने माने चेहरे हमारे बीच हैं। पहला सवाल, जाहिर सी बात है कि आप लोग चाह रहे हैं कि मैं रवि किशन जी से ही लूं, और वो जो हमारे बाएं बगल बैठे भी हुए हैं, तो पहला सवाल मैं इन्हीं से ही लूंगा। रवि जी, सांसद तो आप बन गए, लेकिन कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, क्योंकि फिल्मों के भी आपके पास अपार ऑफर हैं, बहुत ज्यादा काम है और इधर संसद में भी पूरी ड्यूटी मतलब वो करनी पड़ती है। दिल्ली के चुनाव में भी आपने 100 से ज्यादा छोटी बड़ी सभाएं की, तो आपको मुश्किल नहीं आती सब करने में? पहली बात तो आपको उपेंद्र भैया, आपको बहुत साधुवाद। इस दूसरे साल के सफर में भारत एक्सप्रेस सत्य, साहस और समर्पण के भाव से यहाँ तक आप पहुंचे हैं इतनी कम उम्र में। एक जोरदार ताली उपेंद्र भैया के लिए आप लोग बजाएं। जहाँ की एक बहुत बड़ी एक दुनिया है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको कहें न्यूज़ की दुनिया, और उसमें सरवाइव कर जाना, अनगिनत चैनल, अनगिनत उसमें बहुत पहले साल लगा था कि कैसे सब लोग कुछ, मैं पहले ओपनिंग में आया था तो लोग कहते कैसे कर पाएंगे, क्या ये टिक पाएंगे कि नहीं। मैं वो भी बातें कान में मेरी आई थी, लेकिन आज आप महादेव की कृपा आप टिक भी गए और दूसरे साल में हम लोग फिर यहाँ बैठे भी हैं। तो आपकी ईमानदारी, आपकी शिद्दत और आपकी मेहनत और आपकी लगन और एक गोल, उसके लिए। खैर, आपके सवाल पर मैं आऊँगा, उसके पहले मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। नमः पार्वती पते। तो मैं ये, उन्होंने जो सवाल किया कि कैसे मैं करता हूं, चूंकि मैं बहुत एक पुजारी का लड़का रहा, गुर्बत की जिंदगी से आया, गरीबी बेइंतहा देखी, लेकिन मैं जब फिर स्टारडम बना, स्टार बना, अपनी एक इंडस्ट्री लगाई मैंने भोजपुरी, 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, जहां मनोज तिवारी वगैरह सारे मेरे जितने जूनियर भाई लोग हैं सबको बंबई बुलाया। तो ये सारे लोग आए, सब लोग आज अपने ऊंचाई पर आ गए और मुझे बहुत खुशी है कि मैं वही उनका भाई हूं और ये वही व्यक्ति है। और उसके बाद तेलुगु और ये 750 फिल्में, और फिर महादेव की कृपा रही। गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2017 में बुला के हमको यूपी के चुनाव में उपेंद्र भैया प्रचार में उतारा एज प्रचारक, और रिजल्ट उस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार बनी ऐतिहासिक,
उसके बाद 19 में फिर बुलाया गया और हमको गोरखपुर जो सीट वहां पर उस वक्त लूज कर गए थे, तो वहां मैं पूज्य महाराज जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने वहां बुलाया हमको, अमित शाह जी को धन्यवाद, और वहां लड़वाया और वो सीट हम लोग 7.5 लाख वोट से हम जीते। और उसके बाद ये झूठ की जो एक आंधी बही थी उसमें फिर जीते। लेकिन अब बैलेंस ये कि जब मैं गरीबी में था, मेरी कोई मदद नहीं करता था, तो मुझे लगा था कि मुझे मौका महादेव देंगे तो करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी ने शौचालय और प्रधानमंत्री आवास, ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट की, क्योंकि हम लोग उस गांव देहात से आते हैं जहां पर ये चीज़ें नहीं थी, न सड़क था, न बिजली थी, न पानी थी, और वो आया और आज मैं सेवा कर रहा हूँ। हाँ, नींद कम मिलती है, 3-4 घंटे सो पाता हूँ मैं, लेकिन मेहनत करता हूँ। अभी हाल ही में आप लोगों ने लापता लेडीज देखी, मामला लीगल है, कितने लोगों ने मामला लीगल है देखा? जहाँ पे मैं भैया हाथ उठाएं, मामला लीगल कितने लोगों ने देखा? मामला या तो जो भी वकील वकालत कर रहे हैं उन लोग देखें, सीजन 2 आ रहा है और उसमें हम वकील बने हुए हैं। फिर सिंघम आई, अभी फिर से आप लोग मुझे देखेंगे कुछ फिल्मों में, लेकिन अब गोरखपुर की मैं सेवा करता हूँ। मैं कहाँ का सांसद हूँ? थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। कहाँ का? गोरखपुर का सांसद हूँ, वहीं रहता हूँ, वहाँ शूटिंग करता हूँ, वहीं रोजगार भी देता हूँ और उपेंद्र भैया रंगमंच भी करता हूँ। तो ये मोदी योगी जी को धन्यवाद, ऐसे लोगों के हाथ के नीचे मैं सानिध्य मुझे मिला है, जहाँ ट्रेनिंग मेरी बहुत अच्छी इस पार्टी में हो रही है। अब चूंकि कहा जाता है कि राजनीति, क्रिकेट और बॉलीवुड, ये तीनों का बड़ा गहरा संबंध है और तीनों के जरिए जो प्रसिद्धि मिलती है वो किसी और विधा के जरिए नहीं मिलती। तो जब आप फिल्मों में आने वाले थे, आपको कब लगा था कि आप फिल्मों में आएंगे और फिल्म में आने के लिए ही आप बने हैं, या कई बार लोगों का होता है कि वो करना कुछ और चाहते हैं और ईश्वर उन्हें किसी और डायरेक्शन में ले जाता है? आपके साथ क्या घटा? उपेंद्र भैया, गाना वाना बजता था, हमारे पैर थिरकने लगते थे। तब हमको ऐसा लगा कि ये, और मैं पुजारी का लड़का, पिताजी चमड़े के पट्टा से मारते थे कि नचनिया बन बे, लेकिन वो उस वक्त पे हाँ, वो अलाउड नहीं था। लेकिन अब नचनिया, अब तो बड़े बड़े परिवार के लोग सिनेमा में आ रहे हैं, लेकिन मेरे पिता बहुत बड़े पुजारी थे, उनको पसंद नहीं था। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये तो लिखा हुआ ईश्वर ने भेज दिया था। मैं मानता हूं कि हर चीज लिखी है, हर सांस लिखी है। मुझे बनना था तो मेरे घर में मुझे ऐसा बना दिया, जहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ, शंख और घंटियां की आवाज ही आती थी, वहां पर एक डांसर पैदा होगा या कलाकार, और मैं डांसर बन गया और रंगमंच करने लगा। आपको कब लगा कि, देखो फिल्मों में 750 फिल्में अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन आपको कब लगा कि नहीं राजनीति में जाना चाहिए, या आपको राजनीति में ले आ दिया गया? राजनीति में मुझे लाया गया। मैं अच्छा कमा रहा था। भाजपा में आप पैसा नहीं, यहाँ आप सेवा होगी तो ही आप भाजपा की टिकट आपको मिलेगी। तो जो भी सुन रहे हैं हमको, आप यहाँ कमाने के लिए नहीं आ सकते। भारतीय जनता पार्टी में सांसद, विधायक, मंत्री जो भी बनना है, यही निस्वार्थ सेवा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। तो आपको जेब से भी पैसा लगता है हमारा, चूंकि हमारी हर जगह ऑफिस है, खर्चा काफी होता है, लेकिन हम खुश हैं। चूंकि मैं 2 फिल्में कर लेता हूँ, कमा लेता हूँ, उससे मेरा घर चलता है और मेरा और पैराफेर्नालिया जो है, लेकिन आनंद लेता हूँ। वो बहुत पावन धरती गोरखपुर मिली है, उसकी मैं सेवा करता हूँ। और बड़ा देखा हो, तब बड़े नेता भी आपसे आंख में आंख डाल करके बात करते हैं जब आप ईमानदार रहते हैं, अदरवाइज आपको कोई पूछता नहीं। जहां पे आप ये सब गंदगी करे लगभग ना कि ठेका पट्टी और ये सब फालतू टाइप, देन कोई पूछता नहीं। नहीं, बात बिल्कुल सही है। बात सेवा की आई है तो एक सवाल मैं आलोक सर से लूंगा। चूंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ आपका, मुझे लगता है 5 दशक से ज्यादा का रिश्ता हो गया। पेशे से आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अपने पेशे का भी अधिकतम हिस्सा, या कहते हैं कि एक ही रोटी हो, पूरी की पूरी रोटी किसी को दे देना। आपने अपना जीवन ऐसे ही जिया और सेवा भाव से जिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बाद आप चाहे होते तो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते थे, मेन राजनीति में, और अपने तमाम सैकड़ों शिष्यों को आपने भेज दिया, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी मेन स्ट्रीम में कभी क्यों नहीं आए?
मैं राजनीति में हाँ चल रहा है सर। मैं राजनीति में आया, जी विधायक हुआ, जी विधानसभा में उपाध्यक्ष हुआ, जी कुछ पूरे देश की जिम्मेवारियां मेरे ऊपर आईं। और जब मैं 50-55 पार कर गया जी तो मुझे लगा कि कुछ लोगों को राजनीति से धर्म के क्षेत्र में आना चाहिए। जरा इसलिए शांति मैंने बनाए रखें बच्चों प्लीज। 2014 में तय किया कि अब राजनीति और नहीं करूंगा, अब संघ का काम करूंगा और उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद का। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे बहुत संतोष होता है कि एक संयोग ऐसा कि मेरे समय में राम मंदिर का फैसला आया, मेरे समय में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और वहां पर भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई। ये राम मंदिर की लड़ाई पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, क्योंकि आप सबसे उसके अहम कड़ी रहे, स्ट्रेटजिस्ट रहे और अपने मतलब हाथों से आपने सारे कागज पत्र पिटीशन यानी उस काम को आपने देखा। जो भी संघ प्रमुख रहे होंगे उसके साथ सीधे संवाद आपका हमेशा रहता है, क्योंकि आप भी बहुत सीनियर हो चुके हैं उस पूरे सिस्टम में। तो कैसे पूरा मुकदमा चलता था, कैसे आप लोग लड़ाई लड़ते थे, क्या होता आपने था? सीनियर कहा तो आपका धन्यवाद, पर मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों ने वो मुकदमा लड़ा उन्होंने तपस्या करी है। तारासरन जी वकील जो हो सकता है उन सब पदों पे रहे, 90 के पास पहुंच रहे। मैं उनको मिलने गया था, उन्होंने कहा कि जब मेरा कुछ पढ़ने का मन करता है तो मैं ये अपीलें पढ़ता हूं, जब मैं पढ़ाई करके थक जाता हूं तब ये अपीलें पढ़ता हूं, खाना खा के लेटता हूं तो जब तक नींद नहीं आती इसी अपील पर बहस करता हूं। कोई आदमी एक मुकदमे की तैयारी में इस तरह से 10 साल लगा दे। जब कोर्ट में बहस करने के लिए खड़े हुए तो जजेस ने कहा सवेरे से शाम तक आपको ही बहस करना है, आप बैठकर करिए। उन्होंने कहा कि जीवन भर मुकदमे लड़े, पैसे के लिए लड़े खड़े होकर, आज मैं राम जी का मुकदमा लड़ रहा हूं, मैं खड़े होकर लड़ूंगा। वैद्यनाथन जी बहस करते थे तो जूते उतार करके नंगे पैर बहस करते थे, एक साधना थी। और मैं आपको कह सकता हूं आने वाले 10 सालों के अंदर इसी साधना से काशी में भगवान शिव का मूल स्थान और मथुरा में कृष्ण कारागार का स्थान कोर्ट से हिंदू समाज वापस प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से रवि किशन जी भी संबंध रखते हैं और मुझे पता है कि भले राजनीति में इनको लाया गया, लेकिन अब जैसे होता है कि पूरे रच बस गए हैं। हर कार्यक्रम में, हर फंक्शन में, वो योगी जी वहाँ पे इन्वेस्टर मीट करने बॉम्बे गए तो इन्होंने पूरी इंडस्ट्री वहाँ उतार दी। तो हर काम में लगे रहते हैं, जो काम रुचि का ना हो उसको भी अब करने लगे हैं ये। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो मूल भाव है या मोदी जी का जो मूल भाव है कि वो किस तरीके से देश को, पहला आह्वान उन्होंने किया कि भाई हम पुनः विश्व गुरु बन के दिखाएंगे, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी करके दिखाएंगे, हम जो है युवा देश हैं तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा काम करेंगे। मेरा आपसे सवाल है कि इन सब एजेंडों पर प्रधानमंत्री जी, आप सांसदों से अलग अलग समूहों में मिलते भी हैं, प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी उपलब्धि आपने क्या महसूस की अपने अनुभव से? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, और ये सारे बच्चों के लिए भी और जो भी आपके पूरे देश में, विश्व में आपको देख रहे हैं लाइव इस वक्त, भारत एक्सप्रेस को। मैं चूंकि कलाकार, एक सुपरस्टार देश ने मुझे बनाया और मैं राजनीति में कैसे इतना डूब गया, ये भी लोग, मेरे कलीग्स भी प्रश्न करते हैं, जितने मेरे हीरो दोस्त हैं या मेरे जितने मुंबई के दोस्त हैं, कि कैसे तुम गोरखपुर में ही रहने लगे अब।
तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की तपस्या का असर है मुझ पर। जब मैं पहली बार उनसे मुलाकात किया तो मैंने, आप लोगों को ये बात देखना, ये सुनना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको मैं, उपेंद्र भैया जब मिला तो मैंने उनके चेहरे पे ललाट बहुत कमाल है, बहुत कमाल का तेज है। अपना मेरा हाथ उनके पैर पे ऐसे प्रणाम करने के लिए झुकने लगा, मेरा हाथ पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि अब भारत झुकेगा नहीं। और मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी मैं बोल रहा था, मुझे गूज़बम्प आ गए। एंड दैट थॉट चेंज मी कि ही इज द सेम मैन who's changed the country. He's the man who got the toilet, who thought about a woman thinking which I never had in my village. And then he thought about my country because I traveled 70% of the world in shooting. So when I used to go, people had no respect for India. And now today when I travel, and today what respect we get out of the country, it's amazing, all due to him. और फकीरियत वाली जिंदगी, एक निस्वार्थ संत, कुछ नहीं चाहिए, खुद का मकान नहीं है। कल वो प्रधानमंत्री पद को त्यागेंगे भी तो उनके पास खुद के लिए जाने के लिए घर नहीं है। पूज्य योगी महाराज जी की बहन अभी भी फूल और चाय वहां मंदिर के बाहर, उत्तराखंड के बाहर भेजती हैं। तो मैं चूंकि करीब रहता हूं, मैं ज्यादा समय बिताता हूं इन लोगों के साथ, मैं महाराज जी के साथ ज्यादा समय बिताता हूं। तो ये चीजें जो मैं कलाकार के रूप में देखा, मैं तो राजनीतिक, मैं पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं इनकम टैक्स पे करता था, शूटिंग करता था और मैं अपने परिवार के साथ एंजॉय करता था, मैं अच्छी लाइफ लीड कर रहा था। देन व्हाई मी, व्हाई आई एम हियर? क्यों मैं दिन रात, क्यों दिल्ली के चुनाव में मैं दिन रात रहा, अनगिनत सभाएं की, क्योंकि एक वो जरूरी था कि इस व्यक्ति को यहां से जाना जरूरी है, इस आदमी को दिल्ली। क्योंकि जब मैं झुग्गियों में जाता था, झुपड़पट्टी में जाता था, लोगों को, बिहार यूपी के लोगों को गंदा पानी और उनकी जिंदगी को देखता था, दुख होता था कि इस तरह से किसी के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, वोटरों के साथ चीटिंग नहीं होनी, मानवता के साथ चीटिंग नहीं। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व करती रही, वहां योगी जी का साथ मिला, गोरखपुर जैसी पावन धरती, वहां साधु संत ही हमेशा सांसद रहे। मैं पहला एक कलाकार जाके वहां सांसद बना, ये महादेव की कृपा कि शिव का भक्त था। अच्छा, मेरे पर बाबा की धरती गोरखपुर, भाई हम लोग मामखोर सुकुल है ना, गर्ग गोत्री जो सरजू पार वहीं के हैं, तो हमको मेरे पर बाबाओं ने फिर बुलाया, फिर मैं ये झूठ की आंधी में भी जीता वहां अच्छे वोट से। तो कारण क्या? और फिर वहां रह के शूटिंग करवा रहा हूं, वहां रंगमंच बनवा दिया, वहां पे आज लोगों को रोजगार देता हूं। सब भोजपुरी फिल्म की शूटिंग वहीं होती है, तेलुगु फिल्म की शूटिंग होती है। बहुत सुंदर शहर बन गया। आप आइए, 40,000 करोड़ का काम तो 5 साल में हुआ है। 5 स्टार होटल की फ्लीट से वहां प्रधानमंत्री जी ने एम्स दे दिया, फर्टिलाइजर दे दिया, चीनी कारखाना, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां 4 लेन 2 लेन्स हैं, पोल्यूशन एकदम, और वहां पे झील है, वहां पे पानी में क्रूज चलते हैं। सो एक बहुत सुंदर, एक चूंकि देखे हुए दुनिया, तो अब वैसे इस तरह उसको आर्किटेक्चर, उसमें मोदी योगी जी का बहुत आशीर्वाद है। दिल्ली के चुनाव में आपने 100 से ज्यादा सभाएं की और लगातार सक्रिय रहे। जो पार्टी का नेतृत्व है, अगला सवाल मैं आलोक जी से लूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे भी ले रहा हूं। पार्टी के नेतृत्व का क्या वादा, तो मुझे भी 10 गिना सकता हूं, लेकिन आप चूंकि इनर कोर में रहे, कितना जल्दी दिल्ली की शक्ल सूरत बदलने की दिशा में आपकी पार्टी जो है एड़ी चोटी जोर लगाने वाली है और अरविंद केजरीवाल से बड़ी लकीर खींच के दिखाने वाली है? देखिए, गुजरात अगर आप याद करेंगे, जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो मैं गुजरात में भी शूटिंग करने जाता था, तो मैंने पूरा देश देखा है शूटिंग के दौरान। तो उसकी स्थिति परिस्थिति पुरानी भी पता है, नई भी पता है, ऐसे कुछ हमसे छिपल नहीं बा, हम कुल देख ले। हाँ, बिल्कुल कुल जानी ला। तो हम वो टाइम को गुजरात देखे, गुजरात एगो मॉडल बन गई आज पूरे भारत में। तो है मोदी जी बाड़न वो मुख्यमंत्री रहलन, आज वो बाड़न प्रधानमंत्री। और एक राजधानी कैपिटल के नाम पे ये नरक रहल, ये कैपिटल नहीं रहल, नरक रहल। जौन हिसाब से कैपिटल होके के चाहिए, जौन हमने विदेश जाके देखिला, एक कैपिटल, दिस इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, नाउ यू कम, दिस इज माय कैपिटल, ये राजधानी है, ये राजधानी रहल। अरे बाप रे, अब ये राजधानी बनी। आज हम आपके दावा के साथ कहते, चूंकि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के जानीला, उनके विचार, उनके साथ अकेले में बहुत बार बात भइल बाटे हमार,
ये आपको गर्व होगा। विद इन उस स्पीड शुरू हो जाएगी। भाजपा ये हर अब 25-30 साल रही राजधानी में, यो जान ला। इतना सुंदर काम होगा ये। आप जाने वाले, भाजपा 27 साल का वनवास कटा है भाई, और बड़ी तपस्या से ये बड़े कितनी पीड़ा से इन लोग कि बड़ा हम लोगों को ताकत लगाना पड़ा था। अब इसकी बारीकियों से काम होगा। यमुना नदी से लेके झुग्गी झोपड़ी, वो आप उसको आप दुबई का मॉडल देख सकते हैं, टोक्यो का मॉडल देख सकते हैं। ये बहुत सुंदर रूप लेगा ये राजधानी। ये मेरी जुबान ऑन रिकॉर्ड आपके 2nd एनिवर्सरी पे हम बोल के जा रहे हैं। अगला सवाल मैं आलोक जी से लूंगा। चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर जितने अनुसांगिक संगठन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पॉलिटिकल विंग है, और संघ के लोग जो है जैसे अपने सारे संगठनों को डील करते हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी को भी डील करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पार्टी के नेता जब संघ के लोगों से मिलते हैं तो बेहद विनम्रता के साथ और अपने मंत्री और अपने रुतबे का ओहदा उतार करके बेहद विनम्रता से मिलते हैं। और मैंने आलोक सर को भी देखा है कि बहुत सारे नेता जब आपसे मिलते हैं तो ये नहीं महसूस होता उस वक्त देखते वक्त कि ये नेता भी हैं, और कमरे से बाहर निकलते हैं तो इनका लंबा चौड़ा कारकेट लगा हुआ है। सब लोग, एक संस्कार है पूरे संघ और बीजेपी के बीच में। अगर दिल्ली का विकास उस स्पीड से नहीं हुआ जिस स्पीड से विकास करने की शर्तों पर पूरी दिल्ली की जनता ने मैंने भयंकर तरीके से वोटिंग की है और आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर ले आके बंद कर दिया है, तो एक साल बाद संघ की क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर आलोक जी? आपने विनम्रता की बात कही जी, तो आपके ध्यान में आया होगा कि हम तो आपसे भी उसी विनम्रता और आदर से मिलते हैं। बिल्कुल सर, उसमें कोई दो राय नहीं। और इसका कारण जी, डर नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है, हमारी मित्रता है। बिल्कुल सर। इसलिए संघ के लोग, भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग आपस में मिलते हैं या समाज से मिलते हैं, दोनों में विनम्र रहते हैं, दोनों में गंभीर रहते हैं और थोड़ा ईमानदारी से काम करने का प्रयत्न करते हैं। आपने जो प्रश्न उठाया, संभवतः वह प्रश्न उठेगा ही नहीं। क्या बात? क्योंकि जो अभी कहा गया, दिल्ली का विकास इतनी तेजी से होगा, इतना अच्छा होगा कि दिल्ली के लोगों को लगेगा कि जिनको विश्वास करके जिताया था वो उनके मानदंडों पर खरे उतरे। विश्व हिंदू और परिषद इसलिए जी जी और इसलिए यह अवसर कि हम उनको क्या करेंगे, क्या कहेंगे, आएगा नहीं। हम सब मिलकर के दिल्ली को अच्छा बनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये सवाल आपसे बहुत नेचुरल तरीके से बनता है, और मेरी जगह कोई होता तो जरूर पूछता कि विश्व हिंदू परिषद की वो कौन सी 5 प्राथमिकताएं हैं सर, जो भारत को भारत बनाने की दिशा में भारत के ज्यादा काम आने वाली हैं, भारत को ज्यादा प्रासंगिक बनाने वाली हैं, भारत को विश्व के नक्शे पर और ज्यादा मजबूत करने वाली हैं? आपने 5 बातें पूछी हैं। मेरे मन में यह है कि सबसे पहले तो भारत की परिवार व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। हिंदू हिंदू का जीवन जिए, हिंदू परिवार मिलकर ठीक से रह सके, संस्कारित रह सके, और इसी का विस्तार करूं तो भारत के सब लोग किसी भी धर्म को माने, आदर से माने, और भारत की परंपरा को, इसको भी आनंद से माने। मैं मानता हूं कि अपने स्व की खोज, अपने अंतर की खोज, ये हम सब ने करना चाहिए, और इसमें किसी का धर्म उसके रास्ते में नहीं आता है। मैं ये भी मानता हूं कि भारत केवल अध्यात्म से आगे नहीं बढ़ेगा। आज विज्ञान में आगे बढ़ रहा है, आज रक्षा में आगे बढ़ रहा है, आज स्पेस साइंसेस में टॉप कर रहा है, आज समुद्र के अंदर की बात पे खोज रहा है। तो
एक चतुर्दिक प्रगति, ऑलराउंड डेवलपमेंट ये होना चाहिए। मैं इसको दूसरी प्राथमिकता मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसको केवल आरक्षण देने से काम नहीं होता। पसमानदा समाज, अनुसूचित जाति और जनजाति, उन सब लोगों की शिक्षा में, उनका अपना काम धंधा, स्किल्स, हेल्थ, इस सब में भी उनको आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए केवल सरकार पे निर्भर नहीं रहना, हम सब लोगों ने भी उसका प्रयत्न करना होगा। मुझे यह भी लगता है कि छोटी आइडेंटिटी बांटती है, वो छोटी आइडेंटिटी बनी रहे, पर हम सब एक बड़ी आइडेंटिटी के हिस्सा हैं। भारत मां और हम सब परिवार। हमको मालूम है कि जो पहला ड्राफ्ट बना था भारत के संविधान की भूमिका का, उसमें लिबर्टी और इक्वेलिटी था। अंबेडकर जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को लिखा कि लिबर्टी इक्वेलिटी से बड़ा एक शब्द है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ये पूरा समाज एक भाईचारे के बंधन से बना है। इन सब चीजों के लिए विश्व हिंदू परिषद भी काम कर रहा है। आपका चैनल भी इसमें बहुत सहयोग देता है, बिल्कुल सर। एक पॉजिटिव माइंडसेट से देता है, और सरकारें भी कर रही हैं। हम सब मिल करके शायद आने वाले 10 सालों में भारत को दुनिया का सबसे प्रगत और सुखी देश बना पाएंगे। बहुत बहुत बेहतर बातें रखी आपने। एक और सवाल आपसे, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और लंबे समय से आप यहां पर हैं, तो भारत देश में मंडल कमंडल आया, अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा उसमें अंडर प्रिविलेज जो कम्युनिटीज हैं उनको आरक्षण भी दिया, लेकिन मुझे लगता है कि सन 47 में जो स्थितियां रही होंगी जात की, आज सारा चुनाव ही जात पात पे, जातीय समीकरण पे, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़े जा रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं भी बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे पे अपने मन में रखता हूं, क्योंकि उनके जैसा समर्पित नायक और काम जो करने का भाव है, जो पुरुषार्थ है और जो उनकी सुनने की गजब की क्षमता है, वो सारी असाधारण है। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि जातीय बोलबाला बहुत ज्यादा हुआ है, जाति प्रथम हो गई है, बाकी चीजें सेकेंडरी हो गई हैं। तो नहीं लगता कि जाति का जो बंधन है वो भारत को बढ़ने में रोक रहा है कहीं ना कहीं? मैं आपसे सहमत हूं जी। मैं ये मानता हूं कि आज की जातियां केवल अहंकार का कारण बनी है। जातियों का जो कर्म से संबंध था वो संबंध तो अब नहीं है। और इसलिए जाति की व्यवस्था, मैं मानता हूं कि इस नाम की कोई चीज नहीं बची है। और इसके बावजूद राजनीति में जाति प्रमुख हो जाती है, विकास पीछे रह जाता है। ये हम सब के लिए चिंता की बात है। 2014 का जो साल था उसमें मोदी जी को लोगों ने विकास के लौह पुरुष के रूप में देखा था, इसलिए वो चुनाव छोटी आइडेंटिटी पे नहीं हुआ, वो चुनाव विकास के लिए हुआ। 2019 का चुनाव विकास के लिए हुआ, पर 2024 में व्यापक भारतीय होने की भावना, उसके ऊपर जाति भावना हो गई, इसलिए उसका कुछ विपर्यास हुआ। ये हम सबको प्रयत्न करना होगा कि जातियां ये हमको बांटे नहीं। ये हम सबको समझना पड़ेगा कि कर्म पर आधारित जाति व्यवस्था अब है भी नहीं, इसलिए जाति की बहुत चर्चा करना मुझे प्रासंगिक नहीं लगता है।
बात बिल्कुल सही है कि अब कर्म के आधार पर जातियां नहीं हैं, लेकिन वोट के आधार पर सिर्फ जातियां ही जातियां हैं, ये भी एक सच्चाई है। और पत्रकार होने के नाते मैं इससे बड़ा दुखी हूं अंदर अंदर कि ये अमेरिका में जब जाते हैं तो कोई ये नहीं पूछता कि किस जाति के हो। अमेरिका में पूछता है तुम क्या कर सकते हो, बस इतना काफी है। शायद इसी वजह से अमेरिका $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और अभी हम लोग $5 ट्रिलियन में फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कुछ बेड़ियों को तोड़ के फेंकने की जरूरत है। राजनीतिक लोगों से ज्यादा अच्छा आज एकेडमिक लोगों ने अपनी बात रखी। आचार्य जी हमारे साथ हैं और रवि जी को जाना है, चूंकि पार्लियामेंट में वित्त मंत्री जी का भाषण शुरू हो गया है, आपको मैसेज भी आ रहा है। एक आखिरी सवाल इनसे ले रहा हूं कि रवि जी, जब आप फिल्मों में आए तो कौन सा गाना आपका सुपरहिट गाना था और कौन सा हीरो आपका सुपरहिट हीरो था? हमारी भोजपुरी की बहुत बड़ी गायिका कल्पना जी, जिनका मैं फैन हूँ, वो भी आई हैं और वो बहुत बढ़िया छठ भी सुना सकती हैं। और मेरी अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्मों में आपकी आवाज रही, लेकिन हीरोइन के लिए आवाज रही। लेकिन मेरी सारे हिट गाने जो रहे उसके, तो हम सिनेमा में आए तो बस सवाल का रहल कि मेरा सवाल गाना है कि जब आप सिनेमा में आई ली तो के आपका सबसे मशहूर गायक रहे, कौन गीत रहे और सबसे मशहूर हीरो के रहे, जो आप चाहें कि हम अगर आई गल में तो यहाँ पहुंचते? हमार देखा बहुत कम लोग के मालूम है, मुझे मिथुन चक्रवर्ती बहुत पसंद थे, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी तरह नॉर्मल लुकिंग है। और नेक्स्ट डोर अमिताभ बच्चन को तो हम पसंद करते थे, मिथुन ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये अपना, अगर ये आ गए तो हम भी कहीं खप जाएंगे। तो हमको लगा इज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी बट शार्प नोज, गुड बॉडी। तो और वो मृग्या फिल्म देखे थे उनकी, वो देखे थे और वो मुझे पसंद है। अमित जी का तो बट नेचुरल है, अमित जी ने तो कितने कलाकारों को सिनेमा के पर्दे पे उनका पालन पोषण हुआ उनको देख के। ये लोगों से भी बहुत कुछ पाए और बहुत अच्छा लगल। जाते जाते कुछ मैं आप लोगों को सुनना चाहेंगे तो यह कब कि ये दिल्ली के जो उसके रिजल्ट के बाद अब कहा भी केजरीवाल जी के कि जिंदगी झंड बा, अब शीश महल वाला लोगन के कौन बात के घमंड बा वो। इसी पे तो पूरा पूर्वांचलिया वोट आ गया। एक वोट नहीं जाने दिए गुरुजी, एक वोट नहीं गई, कुल दिन रात पूरा हम वादा किए थे संगठन से, एक वोट जाने नहीं दूंगा, सब वोट यहां गिरेगा, और जान झोंक दिए थे। जरूरी था इनका जाना, नहीं तो बहुत नर्क की जिंदगी से लोग जी रहे थे। मैं अपनी जो है स्वागत करने वाली टीम से कहूंगा कि रवि किशन जी जा रहे हैं, उनके लिए कुछ मेमेंटो और साल लेके जल्दी से आए ताकि उनको मैं भेंट करूं, फिर पार्लियामेंट में इनको जाना ही है। कल्पना जी से सुनिएगा कुछ गाय। हाँ जरूर, कल्पना जी से तो गाना सुनेंगे। हाँ कल्पना, आप जाएंगे? ये आचार्य जी के साथ एक आध सवाल हो जाएगा क्योंकि, हाँ बिल्कुल। का गाना सुने के बाद गुरुदेव कैसे आप? हम जिएंगे और मरेंगे। भोजपुरी में एक कहावत हो, जैसन सोच ले राहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी। पना दीजिए, हम गाते भी रहे। बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया। कल्पना जी प्लीज, कल्पना जी आप भी प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाए। अब तो खुद रवि भैया कह चुके हैं, रवि प्लीज आप स्टेज पर आइए। इसमें फीमेल सिंगर कल्पना जी थी। इन्होंने कई अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। कई लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा बनवा चुके हैं। रवि किशन ने दक्षिण भारत में भी तेलुगु, तमिल बहुत और स्वागत कन्नड़ कल्पना की जी कई आपका, प्लीज फिल्मों आप में भी आइए काम मंच पर। किया है। फिल्मों के अलावा ये कई चर्चित टीवी शोज में भी आ चुके हैं। आप कल्पना जी दो लाइन आप शुरू करें ताकि हमारे टीवी पे भी लाइव दर्शकों को भी आनंद आ जाए। गोरखपुर से लोकसभा सांसद हैं। गोरखपुर से पहला लोकसभा सभी चुनाव को रवि किशन नमस्कार, ने प्रणाम। 2019 में जीता था। गुरुजी को खास प्रणाम। सांसद के रूप में और रवि भारत किशन एक्सप्रेस रक्षा को बहुत मामलों की बहुत समिति के सदस्य बधाई। हैं।
क्योंकि रवि जी निकल रहे हैं और जिस गीत को आपने किया शुरुआत एक साथ, मैं चाहूंगी कि वही जी गीत जी किया जाए। जी बड़ा निक लागेला बलम जी के बोलिया, जब से ले आइल बाड़ा आपन घरे डोलिया, बन के हमरा जिंदगी में अजोर आइल अजोर बाड़ा, सावर नगोर बाड़ा हो, जैसन सोचले फनियावे जैसन सोचले रानी वैसन धनिया मोर बाड़ी। सावर नगोर अच्छा हम धनिया नहीं हो, पियावा, वैसन पियावा। पीवा हम धनिया जैसन का। चहले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़ा, सावर नगोर बाड़ा हो। भारत छोड़े माता की जय। अभी कल्पना जी फिर आएंगी, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रवि सर, आप आए यहाँ पर, आपने इतना वक्त दिया। थैंक यू सो मच रवि सर।